Hello dear students, welcome to your own study platform Concept Corridor and I am your mentor Yogita Dhami. So today we are here going to start the B exam ready series for class 6 science and in this we are covering chapter 5 measurement of length and motion. बेटा इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को. लिस्ट यहाँ पर पूरी दी हुई है और इन क्वेश्चंस के थ्रू वी विल बी टचिंग ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर फ्रॉम वेयर डेफिनेटली यू विल सी क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन. तो इसलिए अगर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, ये समझ में आ गए, देन डेफिनेटली यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन. ठीक है, प्रोवाइडेड यू हैव सीन द वन शॉट. बेटा कंसेप्ट की क्लैरिटी के बिना सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हो पाओगे. सो आई होप यू हैव सीन दैट वन शॉट ऑफ दिस चैप्टर. इफ यू हैव मिस्ड इट, लिंक ऑफ होल साइंस प्लेलिस्ट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. जाके उसको देखो एंड देन सॉल्व दीज ऑल क्वेश्चंस. ठीक है, चलो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. वी विल स्टार्ट विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सो हियर वी गो विद द फर्स्ट वन. Which of these tools is best for measuring the length of curved line? बेटा curved line कैसी होती हैं? zigzag वाली, कैसे भी रैंडम, है ना? तो इसको मेजर करने के लिए आपको कौन सा इनमें से टूल यूज करना पड़ेगा? फर्स्ट वन, इलास्टिक टेप. बेटा इलास्टिक टेप, इलास्टिक क्या होता है? जो स्ट्रेच हो सकता है. तो कोई भी स्ट्रेच होने वाली चीज को हम लेंथ मेजरमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते, बिकॉज एवरीबडी हुसोएवर विल यूज, वो अलग अलग फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्ट्रेचिंग अलग अलग हो सकती है ना? तो यहाँ पे मेजरमेंट फिर एक्यूरेट नहीं आता. सो नो, इलास्टिक टेप वी कैनॉट यूज. इलास्टिक नहीं, फ्लेक्सिबल टेप होता है जिसको हम यूज करते हैं. ठीक है, यहाँ पर देखो प्रोटेक्टर दैट इज द, उसका तो शेप ऐसा होता है ना? अब बताओ उसको यूज कर सकते हैं कि नहीं? बेटा दो इट इज कर्व्ड फ्रॉम वन साइड बट दैट कर्व इज फिक्स ना. वो कर्व हमेशा कर्व आपको उसी साइज का शेप का थोड़ी मिलेगा. अगर कर्व ऐसा हुआ तो देन यू कांट यूज इट, है ना? सो अगेन दिस इज ऑल्सो नो. नेक्स्ट वन, मेजरिंग टेप. यस, मेजरिंग टेप क्या होता है? जो उसको हम फोल्ड कर सकते हैं. तो मेजरिंग टेप वी कैन यूज. द नेक्स्ट वन इज थ्रेड, ऑफ कोर्स. सो इट इज थर्ड एंड फोर्थ कहीं है सी. दिस इज द आंसर. अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन, विच टाइप ऑफ मोशन इज शोन बाय द हैंड्स ऑफ द क्लॉक? इजी है बेटा, मेरे आंसर करने से पहले खुद आंसर करो और कमेंट में मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर के साथ फटाफट से. ठीक है, दिस विल यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन. चलो बताओ, हैंड्स ऑफ क्लॉक कैसे मूव करते हैं? क्या है ये? सर्कुलर मोशन. सो सर्कुलर मोशन. उसके अलावा बेटा हैंड्स ऑफ क्लॉक ऑलवेज रिपीट इट्स मोशन. 12 से स्टार्ट होगा, दोबारा 12 पे ही आता है, फिर दोबारा 12 पे आएगा. व्हाट इज दिस? रिपीटेटिव मोशन. और रिपीटेटिव मोशन को क्या बोला जाता है? पीरियोडिक मोशन, है ना? बताओ कहां पर आंसर? वाइब्रेशनल मोशन नो, वो तो टू एंड फ्रो मोशन होता है, सो नो. सर्कुलर मोशन यस. पीरियोडिक मोशन यस. ऑसिलेटरी मोशन अगेन नो. ऑसिलेटरी मोशन इज ऑल्सो टू एंड फ्रो ना, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम में एक तरह से. चलो, सो सेकंड एंड थर्ड डी. दिस इज द आंसर. क्लियर? चलो नेक्स्ट वन, विच ऑफ द गिवन केसेस एन ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग सर्कुलर एंड लीनियर मोशन? यहाँ पे इन होना चाहिए. इन विच ऑफ द गिवन केसेस an object is undergoing circular and linear motion. बेटा सर्कुलर मोशन भी हो रहा है और लीनियर भी दिखा रहा है ना? पढ़ के देखो. अ फुटबॉल मूविंग ऑन अ प्लेन फ्लोर. फुटबॉल कैसे मूव होती है? बेटा फुटबॉल हमेशा रोल करती है ना? जब भी आप उसको किक करो तो रोल करेगी, अगर प्लेन सरफेस होगा तो सर्कुलर मोशन तो है. और प्लेन फ्लोर पे अगर उसको पुश करोगे या किक करोगे तो सीधी तो जाएगी, ऐसे जिगजैग थोड़ी जाएगी, है ना? तो अगर यहाँ पर आपका जिस भी डायरेक्शन में आप मारोगे वो सीधी ही जाएगी. सो यहाँ पर ये है आपका करेक्ट आंसर, सर्कुलर एंड लीनियर मोशन. बाकी भी पढ़ लेते हैं. और कार टायर हमेशा सर्कुलर मोशन दिखाएगा. यस. ऑन अ हिली माउंटेन रोड नो. हिली माउंटेन रोड बेटा सीधी नहीं होती, वहां पे बहुत सारे टर्न्स होते हैं, है ना? तो ये नहीं है. अ क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैटर फॉर 6. बैटर कभी भी 6 के लिए जब मारते हैं तो क्या बिल्कुल सीधे थोड़ी मारते हैं, है ना? वो ऐसे कर्व्ड लाइन में जाता है, तो यहां से वो इस तरह से जाएगा. सो इट इज अगेन नॉट अ रेक्टिलिनियर मोशन. नेक्स्ट वन, अ फ्लायर इन द एयर. जो फ्लायर, जो रिंग होता है ना, ऐसे घूमता है, वो फ्लायर राउंड तो सर्कुलर तो होता है लेकिन उसका मोशन फिक्स नहीं होता. वो जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो होगी वहां चला जाएगा. तो अगेन इट इज नॉट अ लीनियर मोशन. अंडरस्टूड? थोड़ा हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है ये. फर्स्ट वन, दिस इज द आंसर. क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग non-standard unit is used for measuring the large distance. Okay, यहाँ पर आपको सारे के सारे नॉन स्टैंडर्ड यूनिट दी हुई है. क्या? हैंड स्पैन, स्ट्राइड, फुट एंड अंगुला. यस. अब इनमें से विच वन इज यूज्ड फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस? बेटा हैंड स्पैन ये होता है. स्ट्राइड क्या होता है? जितने कदम आप रख लो, है ना? द स्टेप्स. तो स्टेप. फुट इज जस्ट योर फुट साइज एंड अंगुला इज दिस मच. सो ऑब्वियसली कौन सा हो जाएगा? स्ट्राइड. This will be used for measuring the large distance.
क्लियर? नेक्स्ट वन, फिफ्थ क्वेश्चन, पैरेलैक्स एरर अकर व्हेन। बेटा पैरेलैक्स एरर कहाँ पढ़ा था ये? वेयर वी हैव अंडरस्टूड दैट हाउ टू टेक द मेजरमेंट थ्रू द स्केल, है ना? तो वहां पे क्या पढ़ा था? स्केल को ठीक से रखना चाहिए, स्केल को इन लेंथ ऑफ द जो भी मेजरिंग सब्सटेंस है उसकी लेंथ के साथ रखना चाहिए, है ना? और उसके बाद एक और ये था कि हमेशा रीडिंग बिल्कुल सामने, आईज के सामने होनी चाहिए, ऐसे साइड से नहीं देख सकते आप। साइड से देखने में पैरेलैक्स एरर आता है। अब पैरेलैक्स एरर डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, बट यस जब हम इसको साइड से देखते हैं तो हमको जो मेन रीडिंग सेंट जिसको हमको रीड करना चाहिए वो नहीं दिखाई देती, उसके साइड वाले जो लाइंस होते हैं वो ज्यादा दिखाई देते हैं, ठीक है? तो ऐसे में मेजरमेंट गलत हो जाता है। सो यहाँ पर क्या होगा? पैरेलैक्स एरर अकर व्हेन, कब होता है ये? जब हम अपनी आईज को मेजरमेंट की लाइन में न रखें, साइड से देखें। अब पढ़ो कहां पर है? वी यूज अ ब्रोकन स्केल, नो। वी लुक एट द स्केल फ्रॉम साइड, यस दिस इज द वन, है ना? वी यूज अ रॉन्ग यूनिट, नो। द ऑब्जेक्ट इज नॉट प्लेस्ड ऑन अ फ्लैट सर्फेस, अगेन नो, दिस इज द वन। अंडरस्टूड? चलो मूविंग हेड एंड नाउ गोइंग फॉर असर्शन एंड रीजन। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे पक्का। यहाँ पर जो ऑप्शंस है पहले उनको समझना पड़ता है। एक बार पढ़ते हैं, देखो क्या है यहाँ पर। यहाँ पर होगा क्या? आपको दो स्टेटमेंट दिए जाएंगे। पहले वाले स्टेटमेंट को बोलते हैं असर्शन, व्हाट इट इज कॉल्ड असर्शन, और सेकंड वाले को बोलते हैं रीजन, ठीक है? अब इन क्वेश्चंस को पढ़ते वक्त क्या आपको देखना है? पहले ये देखना है कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन वो करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है? बोथ आर ट्रू और नॉट। अगर ट्रू हैं, मान लो ट्रू हैं, तो रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मींस वो असर्शन का आंसर है कि नहीं, ठीक है? अब देखो ऑप्शन क्या होंगे? बोथ ए एंड आर ट्रू। अगर आपके असर्शन और रीजन दोनों सही हैं स्टेटमेंट, और जो आपका रीजन है वो करेक्ट आंसर है, यानी करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है आपके असर्शन को, तो आप ऑप्शन ए लिख के आओगे, ठीक है? सेकेंड ऑप्शन क्या होगा? बी। जब ए एंड आर यानी दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं, लेकिन आर जो है यानी रीजन जो है वो करेक्ट आंसर नहीं है असर्शन का, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है, ठीक है? तो वहां पर हम इसको बी लिखेंगे। नेक्स्ट वाला देखो, असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट यानी असर्शन आपका फॉल्स हो जाए और रीजन आपका ट्रू हो जाए, तो आपको डी ऑप्शन लिख के आना है, ठीक है? ये ऑप्शंस को याद रखना है। वैसे तो एग्जाम पेपर में आपके सामने ही रहेगा, तो यू कैन सी दैट, बट यहां पर याद रखना। चलो, सो गोइंग फॉर सिक्स क्वेश्चन, असर्शन। क्या है असर्शन? देखो, द मोशन ऑफ अर्थ इज बोथ सर्कुलर एंड पीरियोडिक। ट्रू, सही है ना? अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, सर्कुलर मोशन में घूमता है। अगर हम सरफेस को देखें तो सर्कुलर मोशन हो गया, और वो एक फिक्स्ड टाइम पे भी होता है ना? हर 24 आवर में वही रोटेशन लेता है, यानी पीरियोडिक भी है वो, क्योंकि वो रिपीट कर रहा है। उसके अलावा वो सन का रोटेशन भी तो लेता है, यस दैट इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन। अंडरस्टूड? सो यस इट इज ट्रू दैट मोशन ऑफ अर्थ इज बोथ सर्कुलर एंड पीरियोडिक। अब रीजन देखो, द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस, रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑल्सो। बेटा यही, इसी से तो मैंने एक्सप्लेन किया ना इस वाली बात को, यानी ये भी सही है, रीजन भी सही है, और ये करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है किसको? फर्स्ट स्टेटमेंट को, असर्शन को। तो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर? दिस इज द ऑप्शन ए। समझ में आया? चलो मूविंग हेड, असर्शन, द मोशन ऑफ स्विंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्क्यूलर मोशन। बेटा स्विंग, झूला सर्कुलर मोशन में होता है क्या? ऑफ कोर्स नॉट। सो ये स्टेटमेंट तो अपने आप में रॉन्ग ही हो गया, असर्शन रॉन्ग हो गया। इसका मतलब यहाँ पर हमारा ए और बी ऑप्शन तो वैसे चला गया पिक्चर से। ए और बी ऑप्शन में क्या था? दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए थे, है ना? तो वहां पर ये ए बी ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद देखो, अच्छा यहाँ पे स्विंग का एक्चुअल मोशन होता क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल मोशन ऑफ द स्विंग? टाइम के साथ मुझे बताओ अभी, स्विंग कैसे मूव करता है, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज, आई होप यू हैव गिवन द आंसर, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन, है ना? चलो रीजन देखो, a swing moves back and forth along a curved path. True? अगर लेट्स से ये स्विंग है तो ये कैसे मूव करेगा? ये पहले फॉरवर्ड जाएगा, फिर बैकवर्ड आएगा, फिर पीछे चला जाएगा, फिर ये इधर को आएगा। सो टू एंड फोर्थ, यस, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर? ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। सो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आपका डी। क्लियर? समझ में आया? बेटा यहाँ पर अगर ये लिखा होता स्विंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन और ये नीचे आंसर दिया होता, तो फिर कौन सा ऑप्शन होता? फिर होता ए, क्योंकि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। समझ में आया? चलो मूविंग अहेड एंड नाउ गोइंग फॉर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। दीज आर द 2 मार्कर वन, ठीक है? चलो पढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, बट मीटर अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू मेजर ऑल द लेंथ्स. डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल.
बेटा SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, ट्रू, बट मीटर अलोन इज सफिशिएंट टू मेजर ऑल टाइप ऑफ लेंथ। इस पर आपने एक्टिविटी भी करी होगी क्लास में, है ना? क्या मीटर स्केल से आप कॉइन की थिकनेस को मेजर कर सकते हो? ऑफ कोर्स नॉट। आप ATM की थिकनेस को मेजर कर सकते हो? अगेन नॉट। कैन यू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द सिटीज विद द हेल्प ऑफ ओनली मीटर स्केल? अगेन नॉट कन्वीनियंट, नॉट पॉसिबल ऑल्सो, है ना? तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? येस, वी एग्री विद द स्टेटमेंट बिकॉज ओनली मीटर अलोन इज नॉट सफिशियंट। अब आपको इसके आगे एग्जाम्पल भी देने हैं, तो एग्जाम्पल में जो मैंने बोले अभी, इनमें से कोई भी आप दो लिख सकते हो, ठीक है? देखो आंसर, येस आई एग्री विद द स्टेटमेंट while the meter is the SI unit of length, it is not practical to for measuring all the lengths with the meter only, ठीक है? एग्जाम्पल क्या होगा? For larger distance such as between the cities, kilometers is more suitable, है ना? Smaller object like the length of a pencil, length of a notebook, centimeter is more suitable. इसके अलावा for measuring very small objects like thickness of the coin या ATM card, millimeter is required. बेटा मैंने यहाँ आपको 3 अलग अलग यूनिट्स में एग्जाम्पल दिया हुआ है, 2 मार्कर है तो आप कोई 2 लिख के भी आ सकते हो, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी लिख लो, ठीक है? चलो नेक्स्ट वन, मोशन इज रिलेटिव, जस्टिफाई द स्टेटमेंट वेयर पर्सन इज इन मोशन एंड रेस्ट एट द सेम टाइम। बेटा एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, मोशन इज रिलेटिव विच इज ऑफकोर्स ट्रू, लेकिन आपको इसको जस्टिफाई करना है बाय गिविंग वन इंसिडेंट वेयर पर्सन इज इन मोशन एंड एट रेस्ट एट द सेम टाइम। अब पहले तो ये बात पॉसिबल है क्या? एक ही पर्सन एक ही टाइम पे रेस्ट पे भी है और मोशन पे भी है, ऐसा हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स हो सकता है, इसी को तो रिलेटिव मोशन बोलते हैं, है ना? और मैंने वन शॉट में बहुत सारे एग्जांपल दिए थे बेटा इसके। देखो यहाँ पर, लेट्स से दिस इज द विंडो ऑफ अ ट्रेन, यहाँ पर A और B 2 पैसेंजर है जो कि अपनी अपनी सीट में सो रहे हैं या बैठे हैं, मान लो बैठे हैं, ठीक है? और यहाँ पर इनका कोई रिलेटिव है C जो कि प्लेटफॉर्म से इनको बाय बाय बोल रहा है, ट्रेन चल गई, ट्रेन ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। बेटा ट्रेन ने मूव करना स्टार्ट किया, लेकिन A और B ने मूव करा क्या? A और B तो अपनी सीट पे बैठे हैं ना, अपनी सीट पे बैठे हैं, ट्रेन उनको लेके जा रही है ना? तो अगर A ऑब्जर्वर मान लो तो A के रेस्पेक्ट में B, वो तो सामने वाले को क्या देख रहा है, वो तो बैठा ही हुआ है ना? सो A अगर ऑब्जर्वर है तो B रेस्ट पे है उसके लिए, गॉट इट? अब अगर C ऑब्जर्वर होगा, यानी जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर उनको बाय बोल रहा है, बेटा इस C के लिए तो ये दोनों ही चले गए ना, यानी ये दोनों ही मोशन पे हैं। तो अगर C ऑब्जर्वर होगा तो B उस टाइम पे मोशन में होगा, गॉट इट? सो व्हाट इज हैपनिंग? सेम पर्सन, सेम टाइम, रेस्ट फॉर A एंड मोशन फॉर C, क्लियर? सो दिस वे यू कैन आंसर। देखो, अ पर्सन सिटिंग ऑन अ रोप वे विथ हिज फ्रेंड, कोई पर्सन है जो कि रोप वे, ऊपर रोप में जाते हैं ना, उसमें अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ है। सो पर्सन विल बी एट रेस्ट व्हेन ऑब्जर्वर इज द फ्रेंड। अगर बगल वाला उस फ्रेंड जो उसके साथ बैठा हुआ है वो उसको देखेगा तो फिर तो रेस्ट पे ही है ना? द सेम पर्सन इज इन मोशन व्हेन पर्सन स्टैंडिंग बिलो इज ऑब्जर्वर। वही पर्सन मोशन में हो जाएगा कब? जब ऑब्जर्वर कोई दूसरा फ्रेंड होगा जो नीचे खड़े होगा उनको बाय बाय बोल रहा है, क्लियर? सो दिस वे यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट वन, रोहन वॉज ऑब्जर्विंग द कारपेंटर फिक्सिंग अ स्क्रू ऑन द वॉल विद द हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर टू माउंट टीवी ऑन द वॉल। बेटा टीवी माउंट होते हुए देखा है वॉल पे, क्या करते हैं वहां पर? ऐसे ड्रिल करते हैं, उसके बाद स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को ऐसे करके डालते हैं वॉल के अंदर, ठीक है? नाउ व्हाट टाइप ऑफ मोशन अकर्ड इन द स्क्रू ड्यूरिंग दिस प्रोसेस? अगेन सम टिपिकल क्वेश्चन। बेटा स्क्रू ड्राइवर से जब हम स्क्रू को मूव करते हैं वॉल के अंदर डालने के लिए तो कौन सा मोशन होगा बताओ? बेटा प्लीज रिमेंबर, इट इज स्क्रू, इट इज नॉट द नेल। कील नहीं है ये, कील को ऐसे हैमर किया और वॉल में डाल दिया। इट इज द स्क्रू जो कि स्क्रू ड्राइवर से घुमाया जाता है, घुमाया जाता है। अब बताओ विच ऑल टाइप ऑफ मोशन विल अकर? बेटा अगर हम उसको घुमा रहे हैं सो ऑब्वियसली रोटेट कर रहे हैं उसको, सो रोटेशनल मोशन या फिर सर्कुलर मोशन बोल लो आप अभी, है ना? अभी आप छोटी क्लास में तो सर्कुलर मोशन बोल लो। उसके अलावा वो स्क्रू जो है वो बॉल के अंदर जा रहा है ना सीधे, तो इट इज अ लीनियर मोशन ऑल्सो, सीधा डाला जाता है, लीनियर मोशन, ठीक है? तो यहाँ पे कौन से 2 मोशन हो जाएंगे? रोटेशनल मोशन, स्क्रू ड्राइवर टर्निंग एंड रोटेटिंग द स्क्रू, है ना? सो रोटेशनल मोशन। दूसरा लीनियर मोशन, स्क्रू मूविंग इनटू द वॉल, दैट इज द लीनियर मोशन। क्लियर? समझ में आया? देखो आंसर बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड भी पहले करना पड़ता है। नेक्स्ट वन, नाउ वी आर गोइंग फॉर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड दीज आर द 3 मार्कर वन, ठीक है? चलो पढ़ते हैं। Tenzin used broken scale to measure the thickness of her tiffin box.
बेटा तेंजिन ने ब्रोकन स्केल को यूज किया है अपने टिफिन बॉक्स की थिकनेस को मेजर करने के लिए, ठीक है। शी स्टार्टेड मेजरिंग फ्रॉम 2 सेंटीमीटर मार्क। स्टार्ट कहां से किया उसने? 2 सेंटीमीटर से स्टार्ट किया, 0 से नहीं किया, 2 से किया क्योंकि ब्रोकन स्केल था, ठीक है। देन एडेड 2 सेंटीमीटर टू हर रीडिंग सो दैट फाइनल रिजल्ट वो 21 सेंटीमीटर। बेटा जो भी उसकी रीडिंग आई 2 से उसने मेजर किया, जो भी उसकी रीडिंग आई उसमें उसने 2 को ऐड कर दिया टू गेट द करेक्ट आंसर। तो फाइनल रिजल्ट कितना आया? 21 सेंटीमीटर। अब पहली बात तो क्या उसका जो रीडिंग आई फाइनल वो करेक्ट है? यस और नो? करेक्ट है कि नहीं है? बेटा ब्रोकन स्केल में क्या करना होता है, जिस भी रीडिंग से आप स्टार्ट कर रहे हो ना उतना नंबर आपको लास्ट में माइनस करना होता है फाइनल रीडिंग से, है ना। इसने क्या करा? प्लस कर दिया, तो ऑब्वियसली ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे बताओ 21 सेंटीमीटर उसकी फाइनल रीडिंग थी, तो एक्चुअल जो उसने लिया होगा स्केल मेजरमेंट वो कितना होगा? वो 19 होगा ना। 19 में उसने 2 ऐड कर दिया है, तो 2 सेंटीमीटर से जब उसने टिफिन को नापा होगा तो 2 से 19 तक आपकी रीडिंग आई होगी, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर, इज दिस रिजल्ट करेक्ट? वाई और वाई नॉट? तो ऑफकोर्स इट इज नॉट करेक्ट बिकॉज शी इज सपोज टू subtract 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द फाइनल रीडिंग बट शी हैज एडेड, है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द पेंसिल बॉक्स? अब आपसे पूछा है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट लेंथ। बेटा देखो उसकी फाइनल रीडिंग कितनी आई? 21। उसने क्या किया था? इसको लेने के लिए 2 प्लस कर दिया अपनी फाइनल रीडिंग में, तो फाइनल रीडिंग कितनी होगी यहाँ पर? 19। ऑफकोर्स 19 में 2 प्लस किया तभी तो 21 आया, है ना। लेकिन इसको करना क्या चाहिए था? इसको ये फाइनल रीडिंग 19 में से 2 को माइनस करना चाहिए था, तो कितना आंसर आएगा? 17 सेंटीमीटर, isn't it? 17 सेंटीमीटर इज द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, कन्वर्ट दिस लेंथ इन मिलीमीटर। अब जो आपकी लेंथ आई उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करो। कन्वर्जन तो आता होगा, चलो करके देखते हैं। दिस रिजल्ट इज इनकरेक्ट बिकॉज व्हेन वी मेजर फ्रॉम ब्रोकन स्केल द इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट नंबर नीड्स टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनल रीडिंग। फाइनल रीडिंग से हमेशा माइनस करना होता है ना, इसलिए इसका आंसर गलत था। नाउ व्हाट इज द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ पेंसिल बॉक्स? आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे? तेंजिन फाइनल रिजल्ट इज 19 प्लस 2 दैट इज 21 सेंटीमीटर, और होना क्या चाहिए? द एग्जैक्ट रिजल्ट शुड बी 19 माइनस 2 दैट इज 17 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, कन्वर्ट द लेंथ इनटू मिलीमीटर। बेटा आपका आंसर है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाना है, तो हमेशा क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, बताया था मैंने ये। तो कैसे लिखोगे? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, सो 17 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 17 इंटू 10 दैट इज 170 मिलीमीटर। आंसर क्लियर? चलो नेक्स्ट वन, you were asked to measure the length and circumference of a pot, you have only 30 centimeter scale। बेटा आपके पास कोई गमला है, उसके आपको लेंथ और सर्कमफ्रेंस दोनों को मेजर करना है, लेकिन आपके पास सिर्फ 30 सेंटीमीटर स्केल है ये काम करने के लिए। नाउ इज इट सफिशिएंट टू मेजर? ऑफ कोर्स नॉट। बेटा 30 सेंटीमीटर स्केल से आप लेंथ तो मेजर कर लोगे, लेकिन सर्कमफ्रेंस कैसे करोगे? वो तो कर्व है ना। सो सजेस्ट अ लॉजिकल वे टू टेक ऑल द मेजरमेंट। क्या है लॉजिकल वे यहाँ पर? थ्रेड का यूज, है ना, पढ़ा था ये। देखो बेटा जो लेंथ है दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ 30 सेंटीमीटर स्केल। आप पॉट को किसी फ्लैट सरफेस पे रखो और स्केल से मेजर कर सकते हो, लेकिन सर्कमफ्रेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू टेक सम फ्लेक्सिबल टेप, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि सिर्फ 30 सेंटीमीटर स्केल ही है, तो यहाँ पर ऑप्शन सिर्फ थ्रेड होगा आंसर में। सो यू हैव टू टेक अ थ्रेड, टाई नॉट दैट विल बी द रेफरेंस पॉइंट, उस नॉट को पकड़ के टेक फुल सर्किल और उसको उठाओ, लास्ट में स्केल के पास जाके मेजर कर लो। यही तो है आंसर, है ना। देखो measuring length, place the pot on a flat surface, use 30 centimeter scale to measure the length height of the pot. Next, for measuring the circumference, take thread and tie knot at one end। ये ऐसे tie knot क्यों होता है बेटा? वो knot से पकड़ के आप फिर start करते हो, है ना। knot आपका reference point हो जाता है इसलिए, ठीक है। Keep knot at one place at the edge of the pot and wrap the thread around the pot to measure the circumference. Then mark the point where the string overlaps, then measure the length of the string using the 30 centimeter scale। Easy है question? चलो next one। As Hindi Divas is approaching, class teacher gave a task to the student to decorate the notice board. Parth and Liam decided to measure the notice board length and width first. Suggest the correct way of measuring they must follow। बेटा नोटिस बोर्ड अभी क्लास में होता है, यूजुअली शेप कैसा होता है उसका? रेक्टेंगुलर, है ना। ऐसा कुछ शेप का ही तो होता है, कोई कर्व लाइन तो है नहीं।
आपसे पूछा हुआ है सजेस्ट द करेक्ट वे ऑफ मेजरमेंट। सो बेसिकली आपको वो सारे स्टेप बताने हैं, यानी वो सारे प्रिकॉशंस बताने हैं जो हमें मेजरमेंट लेते वक्त ध्यान में रखने चाहिए, है ना। क्या होगा सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल दे नीड टू टेक अ प्रॉपर मेजरिंग डिवाइस। 15 सेंटीमीटर स्केल या 30 सेंटीमीटर स्केल से मेजरमेंट करेंगे तो ऑफकोर्स गलती होगी, तो उनको ऐसा कोई डिवाइस लेना है जो एक बार में लेंथ या ब्रेड्थ को मेजर कर ले, जैसे कि मीटर स्केल या फिर मेजरिंग टेप, है ना। सेकेंड क्या होगा, दे नीड टू प्लेस दैट स्केल प्रॉपरली, है ना। बिल्कुल जो ये एज है इसके पैरेलल में आपका स्केल होना चाहिए, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना होता। कई बार बच्चे ऐसे थोड़ा टेढ़ा सा भी रख देते हैं, है ना, तो ऐसे नहीं करना है। और क्या हो सकता है, वाइल रीडिंग ऑलवेज कीप आई स्ट्रेट टू द रीडिंग। पैरेलल एरर पड़ा था ना अभी, उसको अवॉइड करने के लिए, ठीक है। आंसर देखो, चूज द राइट टूल, यूज मीटर स्केल और मेजरिंग टेप दैट इज लॉन्ग इनफ टू मेजर द नोटिस बोर्ड इन वन गो, प्लेस द मेजरिंग टूल करेक्टली, है ना, जो रूलर है वो बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए आपके मेजरिंग वाली एज के साथ। टेक एक्यूरेट रीडिंग, फॉर रीडिंग द मेजरमेंट द पोजिशन ऑफ योर आई शुड बी डायरेक्टली अबव द टिप ऑफ द एज ऑफ द नोटिस बोर्ड। जहां पर भी आप रीडिंग ले रहे हो बिल्कुल आईज के सामने होनी चाहिए। अंडरस्टूड? चलो मूविंग अहेड, नाउ वी आर गोइंग फॉर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस एंड दीज आर द 5 मार्कर 1। करेक्ट? पढ़ते हैं, देखो। तजेंद्र एंड हिज फ्रेंड्स गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग एलईडी स्ट्रिंग टू कवर दिस गेट ऑफ गुरुद्वारा फ्रॉम आउटर बाउंड्री। ओके, ये गेट है गुरुद्वारा का, तो तजेंद्र को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि एलईडी खरीद के लेके आओ इसके आउटर बाउंड्री में लगाने के लिए, ठीक है। नाउ हिज फादर सजेस्टेड गेट एलईडी स्ट्रिंग ऑफ 30 बालिश। फादर ने बोला 30 बालिश की जाके स्ट्रिंग खरीद के ले आओ बस, ठीक है। अब तजेंद्र सजेस्टेड टू मेजर इट विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल। तजेंद्र ने बोला नहीं नहीं, हम इसको मीटर में नाप के लेके जाएंगे फिर लेके आएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, पहली बात तो व्हाट इज बालिश? व्हाट इज बालिश? बेटा बालिश इज वन ऑफ द नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। क्या होती है बालिश? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन योर टिप ऑफ द थंब टू द टिप ऑफ द फिंगर व्हेन योर हैंड इज स्ट्रेच्ड, व्हेन योर पाम इज स्ट्रेच्ड, है ना। तो ये आपका आंसर है। बालिश होता क्या है? इट इज हैंड स्पैन, इंग्लिश में बोलते हैं हैंड स्पैन। मेजरमेंट फ्रॉम टिप ऑफ द थंब टू द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर व्हेन पाम इज स्ट्रेच्ड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डू यू थिंक विल हैव द एग्जैक्ट मेजरमेंट, तजेंद्र और हिज फादर? गिव रीजन। बेटा तजेंद्र ने क्या बोला, हम इसको मीटर में मेजर करके लेके जाएंगे, और फादर ने बोला बालिश में। तो तजेंद्र इज यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट एंड स्टैंडर्ड यूनिट्स आर सेम एवरीवेयर, सो ऑफ कोर्स तजेंद्र विल हैव द एग्जैक्ट मेजरमेंट। बेटा फादर ने क्या बोला? बालिश, यानी उनके हैंड स्पैन, जो हैंड स्पैन है उसकी लेंथ, तो उनका हैंड स्पैन और जो शॉपकीपर होगा जो दे रहा होगा, जरूरी थोड़ी उनका हैंड स्पैन सेम हो, तो मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं हो सकता फिर, है ना। देखो आंसर कैसे लिखोगे, नेक्स्ट स्लाइड में है। Tajendra will get the exact measurement because he is using meter, which is a standard unit. In Balisht, hand is used and hand size of Tajendra and father won't be same. Am I clear? Next question. What steps you will take to measure this gate? बेटा ये गेट है, यहाँ तो स्ट्रेट लाइन है लेकिन यहाँ तो कर्व्ड है ना, तो बताओ कौन सा स्टेप? अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमने पहले किया था, पॉट वाला। क्या करना है? टेक थ्रेड, tie knot, reference point, stretch thread little by little, at last measure with the meter scale. Simple. देखो फटाफट आंसर। Measurement can be done by a flexible tape or a thread. For reference point, tie knot at one end of the thread. Stretch the thread along the outer boundary of the gate in which is covering small distance each time. छोटे छोटे डिस्टेंस के साथ वो कवर करते हुए चलो। At last straighten the thread and measure the length using a meter scale. Am I clear? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट वन। ज़ैनिब मेजर्ड हर स्टडी टेबल यूजिंग 30 सेंटीमीटर स्केल इन 3 रिपीटिशन। बेटा स्टडी टेबल को उसने मेजर किया, लेकिन किससे किया? 30 मीटर स्केल से किया, और 3 बार रिपीट करना पड़ा उसे मेजरमेंट निकालने के लिए। थर्ड टाइम द वैल्यू वॉज 12 सेंटीमीटर। तीसरी बार में मेजरमेंट कितना आया? 12 सेंटीमीटर आया। शी ट्राइड टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इन मीटर। ये क्वेश्चन 5 मार्कर। अच्छा क्वेश्चन और भी है। क्वेश्चन ये है बेटा, What is the total length of her study table? बेटा टोटल लेंथ कितनी है स्टडी टेबल की? उसने 30 सेंटीमीटर स्केल यूज किया लेकिन 3 बार किया, तो फर्स्ट टाइम पे 30 हुआ होगा, उसके बाद दोबारा 30, फिर नेक्स्ट थर्ड टाइम पे 30 वैल्यू नहीं मिली, थर्ड टाइम पे वैल्यू थी 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर लिखोगे यहाँ पर। कितना आएगा? 30 + 60 70 72 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, राइट द टोटल लेंथ इन मीटर एंड मिलीमीटर, यानी 72 सेंटीमीटर को आपको मीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है ना।
अब देखो बेटा, सेंटीमीटर से अगर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाओगे तो बिगर टू स्मॉलर, बड़ी यूनिट से छोटी, तो क्या होता है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, यानी आप यहाँ पर 72 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे। 10 क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं ना, इसलिए। अब अगर सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, यानी स्मॉलर यूनिट से बिगर में जाना है, तो यहाँ पर क्या होगा? डिवीजन। यहाँ पर क्या करोगे आप? 72 को 100 से डिवाइड कर दोगे, तो आंसर बताओ कितना आया? ये आ गया 00 है तो 0.72 मीटर, और यहां पर आंसर आ गया आपका 720 मिलीमीटर। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट वन। डू यू थिंक इट विल बी द एग्जैक्ट मेजरमेंट? गिव रीजन फॉर योर आंसर। बेटा, जो ये जैनिब ने जिस तरह से मेजर किया, इससे एग्जैक्ट मेजरमेंट मिलेगा क्या? येस और नो, और आपको रीजन भी देना है। तो बेटा ऑफकोर्स नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसने एक बड़ी चीज को मेजर करने के लिए छोटा स्केल लिया, तो उसको बार बार उठाना पड़ रहा है स्केल को, और जब हम उठाएंगे तो जरूरी थोड़ी कि एग्जैक्ट प्रिसाइजली हम उसी जगह पे रखेंगे दोबारा, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है ना। तो कभी भी जब इस तरह से मेजर करते हैं तो हमको एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं मिलता। तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू टेक सच डिवाइस, सच टूल फॉर मेजरिंग विच कैन कवर द लेंथ इन वन गो। एक बार में पूरा टेबल वो कवर कर ले। ठीक है, आंसर क्या होगा? देखो, I think there are higher chances of error by measuring the table in this way because study table length is more than 30 centimeter scale. So Zainab needs to pick up or move scale again and again, which can lead to small gaps, overlap from the table. This way there are more chances of error. Clear? Next question. Which scale would you prefer for measuring such table? ये मैंने आंसर बता दिया। कौन सा स्केल होगा बताओ यहाँ पर? मीटर स्केल, क्योंकि 72 सेंटीमीटर मेजर करना है तो मीटर स्केल से एक बार में मेजर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन। नाउ वी आर गोइंग फॉर केस बेस्ड क्वेश्चन एंड दीज आर द 4 मार्कर वन। पढ़ते हैं, देखो। व्हाइल प्लेइंग विद हिज सिस्टर, चार्ली ऑब्जर्व्ड द मोशन ऑफ अ पुल बैक कार एंड ऑब्जर्व्ड हाउ फार इट इज गोइंग इन अ बिग रूम। ओके बेटे, कोई एक बड़ा सा रूम है, लेट्स से ये कोई रूम है, यहाँ पर चार्ली और सिस्टर खेल रहे हैं। किससे खेल रहे हैं? पुल बैक कार से खेल रहे हैं। पुल बैक कार पता है ना, जिसको ऐसे थोड़ा पीछे खींचो तो वो एकदम आगे जाती है, जूही करके, वो वाली। ठीक है, सो बोथ आर प्लेइंग, और चार्ली ऑब्जर्व कर रहा है कि कार कितनी दूर जा रही है। ठीक है, ही मेजर्ड द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट, दैट इज वॉल इट इज टचिंग। एंड पॉइंट कहाँ है? ये जो वॉल ये टच हो रही है, ये है आपका एंड पॉइंट, और उसने कोई स्टार्टिंग पॉइंट मार्क करा है, मान लो ए, ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यहां से एंड पॉइंट तक का वो बार बार डिस्टेंस मेजर कर रहा है। ठीक है, ऑन हिज टर्न ही ट्राई टू पुल इट हार्डर। अच्छा, वो टर्न वाइज खेल रहे होंगे, पहले उसको सिस्टर ने चलाया होगा, उसके बाद उसकी टर्न आई होगी, तो उसकी टर्न में वो क्या कर रहा है? उस पुल बैक कार को हार्डर पुल बैक करने की कोशिश कर रहा है। अगर जितना उसको पीछे पुल करेंगे उतना वो तेज जाती है, पता है ना, चलाई होगी। चलो देखो क्वेश्चन क्या है। व्हाट काइंड ऑफ मोशन डज पुल बैक कार शो? बेटा पुल बैक कार कौन सा मोशन शो करती है? वो हमेशा पीछे खींचो तो बिल्कुल सीधे जाती ना आगे, सो इट इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन, लीनियर मोशन बेसिकली, है ना, लीनियर मोशन आंसर होगा। व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द मोशन ऑफ कार व्हेन इट इज पुल्ड बाय चार्ली एंड हिज सिस्टर? बेटा चार्ली ने क्या किया अपने टर्न में? उसको ज्यादा हार्डर पुल बैक करने का ट्राई किया, यानी जितना वो पीछे ज्यादा खींचेगा उतनी ज्यादा स्पीड से वो पुल बैक कार आगे जाएगी। तो बताओ क्या डिफरेंस होगा? ड्यूरिंग द सिस्टर्स टाइम द पुल बैक कार मस्ट बी मूविंग स्लोअर, चार्ली के टाइम पे इट मस्ट बी मूविंग फास्टर। बस स्लोअर और फास्टर लिखना है आपको यहाँ पर, है ना। सिस्टर टाइम स्लोअर, चार्ली टाइम फास्टर। रीजन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 1 मार्कर होता है। ठीक है, नेक्स्ट। इफ द लेंथ ऑफ द रूम इज 4.5 मीटर, द स्टार्टिंग पॉइंट इज 1 मीटर फ्रॉम द एंड ऑफ द वॉल, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट? बेटा ये 2 मार्कर क्वेश्चन होते हैं। सी वाला पार्ट यूजुअली 2 मार्क्स में आता है, और इसके बाद यहाँ पर और में नेक्स्ट ऑप्शन भी होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर और नहीं होगा तो सारे 4 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, अगर और होगा तो सी वाला पार्ट, सिर्फ सी वाला पार्ट 2 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है। इफ लेंथ ऑफ द रूम इज 4.5 मीटर, मान लो ये रूम है, ये वॉल के बीच में ये रूम ही तो है, तो इसकी लेंथ कितनी बताई? 4.5 सेंटीमीटर, मीटर, 4.5 मीटर ये लेंथ। ठीक है, एंड द स्टार्टिंग पॉइंट इज 1 मीटर फ्रॉम द एंड ऑफ द वॉल। जो ये स्टार्टिंग पॉइंट ए है वो यहां से 1 मीटर फार है, यहां से 1 मीटर इधर है, तो यानी ए और इसके बीच के डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा? कितनी हो गई? जल्दी बताओ, पॉज दिस वीडियो और कमेंट में मुझे बताओ कितना ये गैप है। टोटल रूम 4.5 मीटर,
स्टार्टिंग पॉइंट इस वाली वॉल से 1 मीटर इधर को है, टुवर्ड्स दिस वॉल है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? आई होप यू हैव गिवन द आंसर। 3.5 मीटर हो गया ना, है ना। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार फ्रॉम स्टार्ट टू एंड? 3.5 मीटर, है ना, 3.5 मीटर। ये लिखोगे आप, प्रॉपर लिखना है। द लेंथ ऑफ द रूम इज 4.5 मीटर, स्टार्टिंग पॉइंट इज 1 मीटर फ्रॉम द एंड ऑफ द वॉल, सो डिस्टेंस बिटवीन A and the end wall is 4.5 minus 1 meter, that is equals to 3.5 meter. ठीक है, next, if the car is kept on a given track, if the car is kept on a given track moving up and down, then which kind of motion car is in? बेटा उस कार को पुल बैक से वो बोर हो गया और इस पे रख दिया, मान लो इस टाइप के ट्रैक पे, ठीक है। अब ये ट्रैक ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, उसमें लाइन दिखाई हुई है, इस तरीके से मूव कर रहा है। ये वाला कौन सा मोशन है? व्हाट इज दिस मोशन? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आंसर बताओ इसका कमेंट में। व्हाट इज दिस मोशन? दिस इज ऑसिलेटरी मोशन, है ना। सो यहाँ पर कौन सा मोशन लिखोगे आप? द कार इज शोइंग ऑसिलेटरी मोशन बिकॉज कंटिन्यूसली इट इज गोइंग अप एंड डाउन, सो बेसिकली टू एंड फ्रो मोशन इज गोइंग ऑन, रीजन के साथ, क्योंकि ये 2 मार्कर वाला है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? चलो, विद दिस वी आर डन विद दीज ऑल सेट ऑफ क्वेश्चंस। बेटा क्वेश्चन में थोड़े टफ लिए थे, सो दैट यू कैन गेट अ प्रैक्टिस ऑफ हाउ टू रीड द क्वेश्चन, हाउ टू कॉम्प्रीहेंड एंड हाउ टू राइट द आंसर. I hope you were able to understand each and everything, but still having any doubt or facing any difficulty in any other question, do comment. I will revert back there. ठीक है? चलो, soon we'll meet for the next chapter. Till then, take care and bye bye.